हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। आई एम आशीष वर्मा। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक डिटेल में कंसेप्ट्स के साथ डिस्कस करूंगा, जो कि आपको अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। सो मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए, और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए नीचे दिए हुए गूगल ड्राइव लिंक से आप एक्सेस कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछ रहा है राइट सर्कुलर सॉलिड कोन के लिए। तो आप हमेशा केयरफुली ध्यान रखोगे कि हमारा सॉलिड है या हॉलो कोन है, एंड किस एक्सिस के रेस्पेक्ट में वो बात कर रहा है। तो यहां पर राइट सर्कुलर सॉलिड कोन के लिए पूछ रहा है, एंड वर्टिकल एक्सिस पर हमारी डिस्टेंस पूछ रहा है फ्रॉम द बेस ऑफ द कोन, और हाइट हमारी h है कोन की। तो यहां पर मैंने राइट हैंड मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री, एंड द सॉलिड कोन की जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो वेट है इस बॉडी का, ये यहां पर कंसंट्रेटेड है, विच इज कंसिडर्ड एट हाइट ऑफ 1/4 h फ्रॉम द बेस ऑफ द कोन। और अगर ट्राइंगल है हमारा तो इट इज टेकन एज h/3 फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्राइंगल। यहां पर मैं डेरिवेशन पर नहीं जा रहा हूं, आप इसको ध्यान रखो। और पुराने वीडियोस में मैंने इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करने का कंसेप्ट बताया था, आप वैसे ही यहां पर भी एलिमेंट लेकर डराइव कर सकते हो। सो करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन ए होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्यूब ऑन स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस। हमें डिटरमाइन करना है कि हमारा किस टाइप का इक्विलिब्रियम है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, यहाँ स्मूथ का मतलब ये है कि हमारा जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, जब किसी सरफेस पर हमारी कोई बॉडी रखी हुई है और उसे हम मूव करते हैं, तो देयर विल बी नो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। ठीक है, स्मूथ का मतलब यह है कि हमारा कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। इस वजह से जब भी कोई बॉडी मूव होगी उस सरफेस पर, तो कोई भी उसको अपोज करने के लिए जो फ्रिक्शनल जनरेट हो रहा है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, वो नहीं होगा। तो जो हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, किसी भी बॉडी के इक्विलिब्रियम के लिए हमारी समीशन ऑफ फोर्सेस दिस शुड बी सेटिस्फाइड। तो जो भी हमारी बॉडीज इक्विलिब्रियम में हैं, उनके इक्विलिब्रियम को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा है हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये हमारी उस पोजीशन को इंडिकेट करता है कि कोई भी हमारी बॉडी है, सपोज दिस इज द बॉडी, हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स उसको हम डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, तो देयर इज अ रिस्ट्रेनिंग फोर्स इज डेवलप्ड, जो इसको वापस उसी पोजीशन पर ला दे रही है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारी रिस्टोरिंग फोर्स है, दैट इज डेवलप्ड अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी, जो उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाएगी। तो सपोज ऐसे सरफेस में कोई बॉडी अगर रखी हुई है और हम इसको डिस्प्लेसमेंट किसी भी डायरेक्शन में देते हैं, तो एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी, जो इसको वापस उसी पोजीशन पे लाएगी। तो जो भी हमारी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, वो ये डिपेंड करती है कि हमारे जो बॉडी का ओरिएंटेशन है वो कैसा है, और हमारा किस टाइप के सरफेस पर वो रखी हुई है। ये सबसे 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको कंसीडर करना है। पोजीशन ऑफ बॉडी में उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि डिसाइड करता है कि हमारा जो बॉडी है वो स्टेबल कितनी रहेगी। ठीक है, अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि हमारी सपोज कोई सरफेस है, उसके क्रस्ट पे हमारी कोई बॉडी रखी हुई है, और हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं। अगर हमने थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट किया, तो ये बॉडी मूव कर जाएगी और अपनी पोजीशन पर नहीं आ पाएगी, और जो हमारी फोर्स डेवलप होगी वो हमारी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमारा ये है, तो इसी के डायरेक्शन में हमारी फोर्स डेवलप होगी, जो इसको वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं आने देगी। तो ऐसी पोजीशन को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। मींस जो ये ब्लैक बॉडी आपको दिख रही है, ये हमारी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। इट मींस जैसे ही हमने कोई डिस्प्लेसमेंट दिया, इट एक्सेलरेट्स फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा कि हम किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दें, हमारा जो नेट फोर्स है वो हमारी सभी डायरेक्शन में सेम रहेगी। ठीक है, तो नेट फोर्स
जो भी डेवलप हो रही है बॉडी में, डेवलप्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डेवलप्स इन सेम डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे किसी स्मूथ सरफेस पे कोई बॉडी रखी हुई है, अगर हम इसको मूव करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो हमारी जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो उसी डायरेक्शन में हमेशा मूव करेगी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसको फर्दर एलोबरेट करने के लिए मैंने 3 सिचुएशन ली हुई हैं। सपोज आप एक पेंसिल है, पेंसिल का जो बॉटम बेस है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा हुआ है। इसका जो बॉटम कांटेक्ट पॉइंट है सेंटर, दैट इज पाइवेट पॉइंट, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जहां पर पेंसिल का पूरा वेट एक्ट कर रहा है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यहाँ टाउ इज इक्वल टू 0 ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई भी जब बॉडी मूव कर रही है तो कोई भी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस यानी फ्रिक्शन की वजह से कोई फोर्सेस कॉन्टैक्ट सरफेस पर जनरेट नहीं हो रही हैं। तो ये हमारी कंडीशन जो है N इज इक्वल टू W, ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन को इंडिकेट कर रही है। तो ये हमारी एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है जिसमें N और W हमारे इक्वल है, एंड दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर आप इस पे थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट दोगे किसी भी डायरेक्शन में, सपोज हमने इसको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो जिस भी डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये हमारा पाइवेट पॉइंट होगा, सेंटर ऑफ रोटेशन मान लेते हैं सेंट्रिसिटी E होगी, तो इसके पाइवेट पॉइंट के अबाउट इस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हमारी टॉर्क डेवलप होगी जो इसको वापस उसी पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगी। तो ये सिचुएशन हमारी स्टेबल इक्विलिब्रियम की होगी। यहां पर लिखा हुआ है इफ द पेंसिल इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली टू द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट इज नो लॉन्गर इन इक्विलिब्रियम, इट्स वेट प्रोड्यूसेस अ क्लॉकवाइज टॉर्क दैट रिटर्न्स द पेंसिल टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये जैसे ही आपने इसमें डिस्प्लेसमेंट दिया, ये वापस टॉर्क जो वापस रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, रिस्टोरिंग फोर्स होगा, जो कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट एक्ट करके इसको वापस उसी पोजीशन पे ला देगा। तो ये सिचुएशन हमारी कहलाएगी स्टेबल इक्विलिब्रियम की। अब एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद अगर हमारे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाएंगे तो हमारा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, सपोज ये डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट था और हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाइवेट पॉइंट के आगे शिफ्ट हो जाएगा और हमारा जो टॉर्क डेवलप होगा वो उसके डायरेक्शन पे ही हमारा एक्ट करेगा इन द सेम डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स। तो जो हमारे बॉडी होगी वो हमारी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में चली जाएगी। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि जो भी हमारी फोर्स डेवलप हो रही है, इक्विलिब्रियम पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट्स फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन का कोई मतलब नहीं है। सपोज अगर कोई आप इस मार्बल एक प्लेन सरफेस पर रख दो, ठीक है, आप इसको किधर भी मूव करोगे, ठीक है, अगर इसकी ये नई पोजीशन है, ये इसकी नई पोजीशन है, तो ये हमेशा सेम पोजीशन पे रहेगा। किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देने के बाद ये भी हमारा स्टेबल पोजीशन पे रहेगा। तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन को बोलेंगे न्यूट्रल पोजीशन। तो जैसा कि मैंने ऊपर डिस्कस किया कि बॉडी का ओरिएंटेशन, उसको कैसे रखा जा रहा है, इस पर हमारा सबसे डिपेंड करता है कि हमारा इस जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो कैसी है। इसी तरह यहाँ पर हमारा ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, पेंसिल को अगर हम हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल रख दें तो हमारा जो इसका क्रॉस सेक्शन है अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट इस क्रॉस सेक्शन के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट दोगे उस केस में हमारा ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में रहेगी पेंसिल। तो दीज आर द सिचुएशन। तो सपोज इस प्रॉब्लम में ये पूछ रहा है, एक क्यूब है जो कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक है, तो कैनॉट बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, कैनॉट बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, कैनॉट बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये किसी भी स्टेट पे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा क्यूब का ओरिएंटेशन कैसा है, एज पे रखा है, फेस पर रखा है, तो ये डिपेंड करेगा कि ओरिएंटेशन ऑफ क्यूब। यहां पर हमारे क्यूब के ओरिएंटेशन के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहा है, सो वी कैन नॉट डिटरमाइन कि वो उस समय किस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो पहले में ये बोल रहा है कि द यूनिफॉर्म सॉलिड कोन रेस्टिंग ऑन अ जनरेटर ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इसमें पहली जो सिचुएशन है, इसमें एक सॉलिड कोन है जिसका जो बेस है वो एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है।
विच इज लाइक अपराइट कोन, तो पहली सिचुएशन हमारी इस कंडीशन को इंडिकेट कर रही है। तो ये सिचुएशन स्टेबल इक्विलिब्रियम को इंडिकेट कर रही है कि हम कोई भी डिस्प्लेसमेंट देंगे किसी भी डायरेक्शन में तो रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस उसी पोजीशन में ला देगी। तो दिस इज द, अगर यहीं पर जो इसका वर्टेक्स है ये वर्टेक्स के अबाउट हमारा रहता तो ये सिचुएशन हमारी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को इंडिकेट कर रही होती कि जरा सा भी हम डिस्प्लेसमेंट देते तो हमारी ये बॉडी अनस्टेबल हो जाती। ठीक है, और ये अगर इस कोन को इस सरफेस पर ऐसे रख दें तो किसी भी डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट देंगे तो हमारी फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्ट करेगी, जो रिस्ट्रेनिंग फोर्स होगी। सो वो पोजीशन हमारी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की होगी। तो यहाँ पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पूछ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन है यूनिफॉर्म सॉलिड कोन रेस्टिंग ऑन अ बेस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो ये भी हमारी स्टेबल इक्विलिब्रियम को इंडिकेट कर रहा है। अ सॉलिड क्यूब रेस्टिंग ऑन अ वन एज, तो दिस इज द सॉलिड क्यूब। अगर हम ये क्रॉस सेक्शन मान लें तो ये जो हमारा सरफेस है दिस इज द एज। तो हमने कोई एक फोर्स लगाई जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली है कि एज पे हमारा सपोर्टेड है इस सरफेस के अलोंग। तो दिस सरफेस इंडिकेट्स द अनस्टेबल पोजीशन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बिकॉज अगर हम इस पोजीशन में किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देंगे तो ये वापस अपनी इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं आ पाएगा। तो ये पोजीशन हमारी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगी। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। और जो सैटेलाइट एनसर्कलिंग द अर्थ ये हमारी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। ठीक है, बिकॉज एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे हमारी सैटेलाइट लॉन्च करी हुई है। सो जो भी हमारी फोर्सेस होंगी जिस भी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा वो उसी डायरेक्शन में हमारी डेवलप होंगी उसको रजिस्ट करने के लिए, एंड बॉडी विल ऑलवेज बी इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट देने के बाद वापस उस पोजीशन पर नहीं आ पा रहे हैं तो इट इज इंडिकेटिंग अ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्लॉक दिया हुआ है पैरेललोपाइप्ड, एक मैंने पैरेललोपाइप्ड दिया हुआ है, इसमें डायमेंशंस दी हुई हैं। सपोज हम अगर हमारा मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि ये मान लेते हैं 3 मीटर है, ये 2 मीटर है, और ये जो हाइट है इसकी डायमेंशन जो है हमारी 1 मीटर है, दिस इज 2 मीटर। तो आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए पूछ रहा है कि हमारा फेस कौन सा कॉन्टैक्ट सरफेस पर रहेगा। तो किसी भी बॉडी को स्टेबल होने के लिए उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नियरेस्ट फ्रॉम द ग्राउंड होना चाहिए, मतलब ग्राउंड के कॉन्टैक्ट सरफेस से पास होना चाहिए, और जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस है वो मैक्सिमम होना चाहिए फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारा जो कॉन्टैक्ट सरफेस है दिस इज द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो यहाँ पे आप एरिया निकालोगे तो दिस इज द मैक्सिमम कॉन्टैक्ट सरफेस जो कि अवेलेबल है पैरेललोपाइप्ड के लिए। तो 3x2 मीटर के फेस को आपको हमें कॉन्टैक्ट सरफेस एज अ कॉन्टैक्ट सरफेस रखना होगा मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए। और इस केस में हमारी हाइट भी जो 1 मीटर के करस्पॉन्डिंग जो हाइट आएगी वो मिनिमम आएगी, तो CG जो होगा वो हमारा लोवेस्ट मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, बॉडी के स्टेबल होने के लिए हमारा CG जो होना चाहिए बेस से वो मिनिमम होना चाहिए। बिकॉज होता क्या है, सपोज अगर दो बॉडी हम ले लेते हैं, एक हमारी ये बॉडी है तो जिसका CG हमारा यहाँ पर है, एक का CG हमारा यहाँ पर है, तो जो भी हमारी अगर इस बॉडी को आप पुश करोगे तो जो मोमेंट जनरेट होगा यानी टॉपलिंग फोर्स जो जनरेट होगी P इंटू एच, और ये हमारी मान लेते हैं 2H है, तो जो हमारा फोर्स होगा वो एक्ट करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, तो यहाँ पर जो टॉर्क जनरेट होगा P इंटू TH, तो इस पॉइंट के अबाउट हमारा टॉपलिंग हो जाएगी। तो जहां पर हमारा ज़्यादा मोमेंट जनरेट होगा वहां पर टॉपलिंग होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से वो बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से अनस्टेबल होने के चांसेस जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमें दो फेस दिए हुए हैं, दो सरफेसेस, जिसमें एक यूनिफॉर्म पिरामिड है, ये एक पिरामिड दिया हुआ है, एंड जो एक प्रिज्म दिया हुआ है। यहाँ पर दोनों में पूछ रहा है कौन सा स्टेबल है। तो स्टेबल के लिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो आपको देखना है। तो यहाँ पर हमारा दोनों जो कॉन्टैक्ट सरफेस है एक पेंटागन है। ठीक है, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों का सेम डायमेंशंस हैं, बिकॉज यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ है, ए पेंटागन हैविंग ए डायमेंशंस। तो अगर सिर्फ हम कॉन्टैक्ट एरिया किसी सरफेस पर ये रखे हुए हैं, अगर इन दोनों को कंपेयर करके दे देंगे तो हमारा इक्वली स्टेबल हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है
वो कहाँ पर लाई कर रहा है, बिकॉज अगर हम इसको पुश करेंगे, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो हमारी जो टॉपलिंग फोर्स होनी चाहिए उसके टॉपलिंग होने की वजह चांसेस कम होने चाहिए, मीन्स फोर्स कम जनरेट होना चाहिए और सीजी पास होना चाहिए। इट मीन्स जो हमारा पेंटागन होगा, पिरामिड होगा, उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो बेस से हमारी h/4 हाइट पे होती है, और जो प्रिज्म होता है, अगर इस दोनों की हाइट हम सेम मान लें तो इसकी हाइट जो होगी वो h/2 पे होती है। तो आप देख रहे हो कि ये हाइट ज़्यादा है, ये हाइट कम है, इसका सीजी कॉन्टैक्ट सरफेस से पास होगा, तो हमारी टॉपलिंग होने के चांसेस पिरामिड के कम होंगे, और कम होने की वजह से ये हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ध्यान रखना है, आपको कॉन्टैक्ट सरफेस देखना है, और जो भी हमारा पॉइंट मतलब ऑब्जर्वेशन सरफेस है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखनी है। तो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पर पिरामिड इज मोर स्टेबल बिकॉज टॉपलिंग होने के चांसेस कम होंगे, बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी पास में है। उसके बाद हमारा है कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी इन पोजिशन ऑफ। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी बॉडी, किसी की भी ऑब्जेक्ट की, वो उसकी खुद की पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस। सपोज अगर हमारा ये अर्थ सरफेस है, कोई हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इस पर्टिकुलर हाइट पर रखा हुआ है हमने एट स्टेशनरी पोजीशन, तो इस समय इसकी जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो उसकी हाइट की वजह से अबव द अर्थ सरफेस mgh है, और जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो 0 है। अगर हम इसको छोड़ देते हैं v वेलोसिटी से, तो जस्ट उसको टच करने से पहले एट द बॉटम सरफेस हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 हो जाएगी, और हमारी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हाफ mv² होगी। तो ठीक है, दिस इज mgh। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क इज डायरेक्टली अप्लाइड टू मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने फॉर डिफरेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए यहाँ पर ये स्टडी से निकाला गया है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हमारी उस पर्टिकुलर पोजीशन पर हमारी जो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी होगी उस पोजीशन पर वो मिनिमम होगी, ठीक है। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या है कि उसके एडजेसेंट पॉइंट लोकेशंस पे हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल होती है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में सपोज अगर हम देखें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, दिस इज कोई हमारा एक सरफेस है जिसपे ये बॉडी रखी हुई है, ठीक है। तो दिस इज एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो इस समय हमारी सबसे मैक्सिमम हाइट पर है, तो इस समय हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। और जैसे ही आप डिस्प्लेसमेंट दोगे तो हमारी हाइट कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली हमारी पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं मिनिमम कम होती जा रही है। इसी तरह अगर आप स्टेबल इक्विलिब्रियम में देखोगे, तो अगर ये सरफेस ले लेते हैं, ठीक है, तो ये अर्थ सरफेस के आप नीचे जा रहे हो, ठीक है, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो इस पोजीशन पे होगी। अब जैसे जैसे ऊपर जाओगे हमारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसको आप उससे जो हमारा कॉन्वेक्स और कॉन्केव सरफेस है उस पर आप ऑब्जेक्ट को रख के कोरिलेट कर सकते हो। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी विल बी इन पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल पोजीशन के केस में, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस में हमारा क्या होता है कि जो नियर बाई पॉइंट्स होते हैं उसमें हमारी सभी पॉइंट्स पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी सेम होती है, बिकॉज जो डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं जो और फोर्सेज जनरेट हो रही हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। फोर्स हमेशा डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर के अलॉन्ग ही काम करेगी। उसके बाद है हमारा रिजिड बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ द एप्लीकेशन ऑफ एनी फोर्स। तो रिजिड बॉडी हमारी क्या होती है, रिजिड बॉडी हमारी वो बॉडी होती है जिसमें हम जब डिफॉर्मेशन देंगे तो दो पॉइंट्स के बीच में जो दूरी डिफॉर्म होने से पहले थी वही हमारी डिफॉर्मेशन होने के बाद होगी। सपोज ये हमारा एक बॉडी है, अगर हम इसमें फोर्सेस अप्लाई करते हैं तो उन दोनों के बीच में डिफॉर्म होने के बाद जो D1 और D2 दूरी होगी वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो रिजिड बॉडी एक तरीके की हमारी सॉलिड बॉडी होगी जिसमें हमारा जो डिफॉर्मेशन होगा वो 0 होगा या इतना स्मॉल होगा सो दैट वी कैन नेग्लेक्ट इट। सो यहां पर मैंने लिखा हुआ है, कंसेप्ट समझाया हुआ है कि इफ एन ऑब्जेक्ट रेस्ट ऑन अ नाइफ एज, सपोज दिस इज अ नाइफ एज और एक हुप स्ट्रिप है जिसको हमने इस नाइफ एज पर टांगा हुआ है, ठीक है। और इसको हम अगर जैसे ही इसको हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारा CG ओरिजिनली यहाँ पर था, तो जैसे ही आप इसको मूव करोगे तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, ठीक है। तो जो हमारा CG होगा ये हमेशा ऊपर जाएगा बॉडी का, ठीक है। एंड हमेशा बेस के रिस्पेक्ट में देखेंगे आप।
so that slight displacement raises the CG, the object is said to be in stable equilibrium. ठीक है, अगर ये आप सेक्टर एक देख रहे हो, ठीक है, आपका इस तरह रखा हुआ है, आप इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे, ये हमारा CG है, तो ये हमारा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा एंड देन वापस उसी पोजीशन पे रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से आएगा। तो हमारा जो CG होगा, डिस्प्लेस्ड पोजीशन जो होगी, ये हमारी डिस्प्लेस्ड पोजीशन दिखा रही है, तो हमारा इस बेस से ये हाइट हमारी ऊपर होती जा रही है। दिस इज h1 एंड दिस इज मान लीजिए h, तो h1 इज विल बी ग्रेटर देन h फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर इसको वर्टेक्स के अबाउट इस सेक्टर को रख दें, ठीक है, और हल्का सा भी फोर्स देंगे तो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बॉडी मूव हो जाएगी, वो हमारी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को इंडिकेट करेगा। और CG जो होगा हमारी, अगर ये हाइट हमारी h थी, तो आप देख रहे हो कि अगर ये रेफरेंस लाइन मान लेते हैं तो हमारा जो ये वाली h वैल्यू है, ये हमारी h डैश विल बी लेस देन h एंड ये हमारी वो पोजीशन होगी, एक इंस्टेंटेनियस पोजीशन होगी जब हम बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं। और जब हमारा जो CG है वो एक ही लाइन में रहेगा तो वो हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। इफ द ऑब्जेक्ट में मूव विदाउट चेंजिंग द हाइट ऑफ इट्स CG, द ऑब्जेक्ट इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में हमारा CG बढ़ जाता है। ये हमारे इंस्टेंटेनियस ऑब्जर्वेशंस हैं जो हम देखते हैं ड्यूरिंग द मैकेनिकल स्टडीज। सो द एप्लीकेशन ऑफ एनी फोर्स, कोई फोर्स लगाएंगे तो दैट फोर्स, उस फोर्स जब अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे डिस्प्लेसमेंट्स होंगे। तो एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट पे हमारा जो बॉडी का CG होगा उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए दैट विल रेज। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। एंड फॉर द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इट टेंड्स टू लोअर द CG ऑफ द बॉडी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर स्टेबल के लिए हमारा कैन रेज द CG ऑफ बॉडी होगा, टेंड्स टू लोअर के लिए हमारा ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो आपको ध्यान रखना, ये हो इसलिए रहा है बिकॉज बॉडी को हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस से रखना है, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि बॉडी ऐसी पोजीशन पे है कि हम जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट्स हो रहे हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई एक क्यूब है, एक 1 एज पे रेस्टेड है, इट मीन्स हमारा क्यूब कुछ इस तरह हमारा रेस्टेड है, दिस इज द एज, इस एज के अबाउट रेस्टेड है। तो जैसे ही आप किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दोगे तो हमारी बॉडी टेंड्स टू मूव इन दैट डायरेक्शन ओनली। अगर आप इसको इस डायरेक्शन में मूव कर दोगे तो इसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। स्मूथ सिलेंडर लाइंग ऑन अ कर्व्ड सरफेस, ठीक है। तो कोई कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। अगर कोई कर्व्ड सरफेस हम मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं ऑन अ कर्व्ड सरफेस, सपोज दिस इज अ कर्व्ड सरफेस, ठीक है। तो अगर कोई भी आप एक्सटर्नल फोर्स दोगे तो इट विल टेंड्स टू मूव इन द सेम डायरेक्शन, वापस से उसी पोजीशन में आने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगी। तो हमारा ये बॉडी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अ स्मूथ सिलेंडर लाइंग ऑन अ कॉन्वेक्स सरफेस, दिस इज द कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। तो अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट आप दोगे तो वापस से बॉडी इस पोजीशन पर नहीं आ पाएगी, जिस डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स के अलोंग हमारी फोर्सेस डेवलप होंगी, जो उसको इट विल मूव अवे फ्रॉम द क्रस्ट। तो ये पोजीशन हमारी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की होगी। तो हमारा इनमें से कोई भी पोजीशन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को इंडिकेट नहीं कर रही है। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन डी होगा। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को कौन सी पोजीशन की, एक हमारा स्मूथ स्फीयर है एंड दैट इज रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ सरफेस, ठीक है। तो जिस भी हम जब भी फोर्स लगाएंगे तो इसकी नई पोजीशन जो होगी वो होगी, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स है, सपोज इस डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट दें या इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दें, तो हमारी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल ऑलवेज रिमेन इन द सेम ओरिएंटेशन एंड सेम पोजीशन। तो फोर्सेस जो डेवलप होंगी वो हमारी इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स पर होंगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। उसके बाद एक सर्कुलर लैमिना दिया हुआ है जिसका कैपिटल आर रेडियस है एंड उसकी जो सरफेस डेंसिटी है वो KR³/π है। तो एक सर्कुलर लैमिना मान लेते हैं, यहाँ पे मैंने एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है बट वो एक दूसरे एग्जाम्पल के लिए समझाया हुआ है।
ठीक है, इसका रेडियस जो है आर है, मान लेते हैं दिस इज आर, और एक पर्टिकुलर रेडियस पे हम एक एलिमेंट ले लेते हैं विच इज, जिसकी थिकनेस जो है वो मान लेते हैं डी आर है, तो इसकी जो सरकमफरेंशियल लेंथ हो जाएगी वो हमारी 2 पाई आर हो जाएगी, और इसकी विड्थ जो होगी हमारी दिस इज डी आर। तो किसी पर्टिकुलर रेडियस पे जो डेंसिटी दी हुई है हमारी वो दी हुई है के आर क्यू बाई पाई। तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, अगर हम इसको सिंपली अगर ऐसे ड्रॉ करें, दिस इज आई एक्स एक्स, दिस इज आई वाई वाई एंड दिस इज आई जेड जेड। तो इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो ये हमारा प्लेन है और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आई जेड जेड। ठीक है, तो आई जेड जेड जो होगा, अगर हम यहां से कोई भी एलिमेंट ले लें आर दूरी पर, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिया हुआ है ऑफ थिकनेस आर डी आर, जिसका जो मास है वो डी एम है, तो जो आई जेड जेड होगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डिफिनीशन कहती है डी एम इंटू आर स्क्वायर विल बी द आई जेड जेड। ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, तो जो डी एम होगा स्मॉल एलिमेंट, जो स्मॉल मास होगा उस एलिमेंट का, वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा। तो डेंसिटी हमारी दी है के आर क्यूब बाई पाई एंड डी वी होगा, अगर हम एलिमेंट का जो विड्थ है वो यूनिट मान लें परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो हमारा ये डी ए इंटू 1 हो जाएगा, एंड एलिमेंट का जो टोटल एरिया है वो हमारा हो जाएगा के आर क्यूब बाई पाई इंटू 2 पाई आर, पूरा सरकमफरेंस की लेंथ इंटू उसकी विड्थ। तो दिस विल रिजल्ट इंटू के आर 4 डी आर। तो ये हमारा मास ऑफ एलिमेंट हो गया। अब हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड जेड होगा वो इंटीग्रेशन 0 टू कहाँ से आप इंटीग्रेट करोगे, 0 टू आर तक। ठीक है, 0 टू आर तक इंटीग्रेट करोगे तो 2 के आर 4 डी एम की जगह आपने वैल्यू रख दी इंटू हमारा जो आर स्क्वायर था, इसको आप सॉल्व करोगे इंटीग्रेट करके, तो यू विल गेट 2 के आर 7/7। अगर सपोज आपको आई एक्स एक्स और आई वाई वाई निकालना होता तो आप पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम जो कहता है वो कहता है आई एक्स एक्स और आई वाई वाई जो होगा वो आई जेड जेड के बराबर होगा। सो दिस विल बी इक्वल बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन। तो 2IXX इज इक्वल टू आई जेड जेड। तो IXX जो आता है इसका ये आता के आर 7/7, बट यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर टू एक्सिस पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन सी होगा, बिकॉज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पूछ रहा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने सेम डेरिवेशन दिखाया हुआ है, इसको आप गो थ्रू हो सकते हो एक बार। फॉर अनदर डेंसिटी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल सेल ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट अ डायमीटर। सबसे पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो हमारा डायमीटर के अबाउट निकालना है, और हमारा जो बॉडी वो स्फेरिकल शेल है। शेल का मतलब है ये हॉलो है एंड उसकी थिकनेस है समथिंग विथ सम थिकनेस, तो जो विच इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो ऐसे केस में जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो 2/3 r स्क्वायर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस के लिए दिखाया हुआ है कि अगर यहाँ पर एग्जाम में सॉलिड स्फीयर पूछा होता हॉलो स्फीयर की जगह जिसका रेडियस r था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर एक्सिस, तो किसी भी डायमीटर एक्सिस के अलोंग हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो दैट विल 2/5 mr स्क्वायर, और जो हमारा थिन स्फेरिकल सेल है उसके लिए 2/3 mr स्क्वायर। अगर हमारा r रेडियस यहाँ पर आपको दिख रहा है, दिस इज हैविंग समथिंग थिकनेस और अंदर ये हॉलो है। इसी तरह अगर हम सॉलिड सिलेंडर ले लें तो हमारा mr स्क्वायर बाई 2 होगा, और अगर हॉलो सिलेंड्रिकल सेल है तो mr स्क्वायर होगा। तो ये देखने से आपको पता चल रहा है कि हमारी जो हॉलो सेक्शंस हैं दैट आर मोर स्ट्रॉन्गर देन दी सॉलिड सेक्शंस। तो यहाँ पर मैंने न्यूमेरिकली निकाला हुआ है, दिखाया हुआ है कि कैसे हम अराइव किए हैं रिजल्ट्स पर, तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि सपोज आप एक एलिमेंट लेते हो r एट पोलर एंगल थीटा, तो इसकी जो थिकनेस होगी वो हमारी r d थीटा हो जाएगी, और रेडियस जो होगा r sin थीटा हो जाएगा। तो सिंपल जो I इक्वल टू डी एम इंटू आर स्क्वायर से कंसेप्ट से आप इंटीग्रेट करके निकालोगे तो यू विल गेट दिस रिजल्ट। सिमिलरली अगर हॉलो सेक्शन है तो हॉलो सेक्शन का भी रिजल्ट मैंने दिखाया हुआ है, आप इसको एक बार मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा, आप पढ़ लोगे, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा और आपको ये रिजल्ट्स
याद करना है, जो दिखाने का पर्पस ये है कि आप कंसेप्ट देख लो कि कैसे डराइव होता है इक्वेशन। तो हॉलो सेक्शन के केस में हमारा इट रिजल्ट्स इज 2/3 पाई r स्क्वायर। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।